उसके मुताबिक काफ़ी तादाद में जो वर्कर्स हैं या दीगर शहरी हैं पाकिस्तान के, मैं सबको वर्कर्स इसलिए नहीं कहूँगा कि इस वक्त ये तकसीम तकरीबन ख़त्म हो चुकी है कि किसका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकायदा तौर पर शायद तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना हो, लेकिन इस वक्त जो जारी फस्तायत है उसके ख़िलाफ़ और इस पूरे मामलात को लेकर वो एक राय रखते हैं और उस राय के इजहार के लिए जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो पहुँचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पहुंचते हैं, जिनका ताल्लुक़ सियासत से भी है, तहरीक इंसाफ से भी है और इमरान खान साहब से भी है। और उन्हीं में से जो है आज आप कह लीजिए कि काफ़ी लोग पहुंचे भी हैं। बात यहाँ से शुरू करने का मकसद ये था कि आज 16 दिसंबर जो है वो एक और हवाले से भी अहम दिन है, क्योंकि 16 दिसंबर माजी के 2 सालों में कह लीजिए बड़ी अहमियत रखता है। एक 16 दिसंबर था 1971 का और एक 16 दिसंबर था 2014 का। 16 दिसंबर फॉल ऑफ ढाका का दिन है। उस दिन हम सब याद करते हैं, रवायती तौर पर कुछ बयानात भी जारी करते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान में तो इसको बड़े दुख और रंज के दिन के तौर पर मनाया जाता था और इस बात का भी अहाता किया जाता था कि किस तरह से हमने दुश्मन से इसका बदला लेना है। उन सालों में जब हम बड़े हो रहे थे, आप कह लीजिए कि वो वाली जनरेशन जो 80 की दहाई में बड़ी हुई, क्योंकि ये उसके बिल्कुल कह लीजिए कि 71 के इस हद से सानिये या 2 लख्त होने के बाद के जो साल थे 5-7 साल बाद, क्योंकि शुरू में तो आप शौक में होते, उसके बाद की जो दहाई थी, जो 80 की दहाई थी, जो लोग उस दहाई में बड़े हुए उन्होंने 16 दिसंबर को उसी तरह से जाना समझा जिस तरह से उनको मुतालिया पाकिस्तान ने समझाना चाहा। ये जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था। उस दौर में जो स्कूल्स थे उसके अंदर एक ख़ास तरह का माइंडसेट जो था वो पनप रहा था, बल्कि पनप कहना उसको गलत होगा, एक माइंडसेट बनाया जा रहा था। उस माइंडसेट के अंदर हम कोई रिसर्च बेस्ड बात नहीं करते थे। लगी लिपटी, मतलब आपको कहिए कि एक बनी बनाई चीज़ आपके सामने पेश की जाती थी और वो बनी बनाई चीज़ हमें पढ़ा दी जाती थी। वक्त गुज़रता गया। वक्त गुज़रने के साथ साथ यकीन जानिए कि जब ये इल्म हुआ कि एक रिपोर्ट थी जो बैन कर दी गई, पब्लिक नहीं की गई, सानिया जो या फॉल ऑफ ढाका है उसके ऊपर जो कमीशन बनाया गया, हमूदुर रहमान कमीशन, वो बनाने के बाद उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ सकी। ये बहुत दहाइयों बाद हुआ कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई और आज की नस्ल के नौजवान और मेरी तरह के लोग जो 80 की दहाई में बड़े हुए, उन सब को इस रिपोर्ट को पढ़ने का भी मौका मिला या एक दफ़ा फिर से वो टॉपिकल हुई। और वो टॉपिकल इस तरह से हुई कि जिस तरह से 71 में या उससे पहले के सालों में पाकिस्तान के उस वक़्त के पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, और आप अगर सोच रहे हैं कि उस वक़्त मकबूल तरीन लीडर जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। फैक्चुअली ये बात गलत होगी, क्योंकि उस वक़्त के पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर वो थे जिन्होंने पाकिस्तान में एक सिंपल मेजॉरिटी हासिल की थी आम इंतखाबात में। वो आम इंतखाबात जो उस वक़्त के चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याया ने करवाए थे। वो जो मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान के थे उनका नाम मुजीबुर रहमान था। मुजीबुर रहमान को उनका जो हक़ था वो नहीं दिया गया। उनके हक़ के मुताबिक जो उन्हें इक़्तिदार सौंपा जाना था वो नहीं सौंपा गया, बल्कि उनके ऊपर गद्दारी का फतवा लगाया गया। इस बारे में कोई दूसरी राय नहीं है कि मुजीबुर रहमान या अवामी लीग जो थी वो एक नेशनलिस्ट सोच रखती थी, लेकिन एंटी पाकिस्तान सोच शायद नहीं रखती थी। लेकिन उनको इक़्तिदार से महरूमी के बाद, और इसमें सिर्फ हम उसको उस वक़्त का कसूर जनरल याया को तो खैर नहीं दे सकते, उससे पहले के सालों की दहाइयों की बड़ी जो हैं वो नाइंसाफ़ियाँ हैं ईस्ट पाकिस्तान के साथ, जो उस लावे को जो है फटने में उन्होंने मदद दी। लेकिन वो उस वक़्त एक ऐसा कल्मिनेशन पॉइंट साबित हुआ जब फ़ौज ने ताकत के ज़ोर पर उस वक़्त के जो दीगर सियासतदान थे, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो आते हैं, उनके साथ मिलकर जो मुजीबुर रहमान हैं उनका बुनियादी सियासी जमहूरी हक़ उनसे छीना। और फिर उसके बाद जो किस्सा है वो हम कहते हैं कुछ हुआ, वो कहते हैं कुछ हुआ, कि इंडिया ने मुक्ति